पहला जो आपसे सवाल रखना चाह रहा हूं वो एक्चुअली थोड़ा सा इतना ज्यादा न्यूअंस नहीं है, क्योंकि आज के बाद वो सवाल होगा क्योंकि सीज फायर हो गया है। और अगर हम अज्यूम करते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान ये सीज फायर अगर होल्ड करता है तो फिर ये सवाल पूछा जाएगा कि ये जंग कौन जीता। आप क्या कहेंगे सवाल से? जी मैं ये समझता हूँ कि जंग कोई भी नहीं जीता। असल में ये बैनुल-बरादरी की हार हुई है और अमन और सलामती को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जो भी बैनुल-अक़वामी निज़ाम बनाए हुए थे वो अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में हो या इस्लामी ताउन तंजीम की शक्ल में हो या SCO थी, उनमें से कोई भी तंजीम बैनुल-अक़वामी तंजीम बैनुल-हुकूमती तंजीम कारगर साबित नहीं हुई और ये एक आलमी निज़ाम की नाकामी थी। इसमें यह साबित हुआ कि जो मुल्क चाहे जब चाहे यकतरफा हमला कर सकता है, जहरियत कर सकता है और उसके बाद फरीकैन ही एक दूसरे के साथ मिल के सुलह सफाई कर सकते हैं। कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता, सालसी नहीं कर सकता, और अगर वो करता भी है तो वो सिर्फ शोर शराबा है या सफारती बयानात हैं। लेकिन कोई ऐसा मसलन सलामती काउंसिल को या अक़वाम मुत्तहिदा को चार्टर यूनाइटेड नेशंस चार्टर के चैप्टर 7 के तहत जो इख्तियारात हैं कि जब भी इस तरीके का कोई हमला हो, जाहिरियत हो, कोई जंग छिड़ जाए तो वो पेशकदमी करे, उस जंग को रुकवाए, करारदादें पास करे और उसके बाद जो है सिर्फ यही नहीं बल्कि उसको ये भी इख्तियार है कि वो अफवाज वहाँ भेजे उस जंग को रुकवाने के लिए। तो ये सारा निज़ाम दरहम भरम हो चुका है। अलबत्ता अगर आपने देखना है कि इसमें किस मुल्क को अखलाकी बरतरी हासिल रही तो वो ईरान था बिलाशुबा, कि उसके ऊपर जाहिरियत की, उसने अपना दिफा किया और फिर ईरान ने बड़ी जहानत का मुजाहरा किया, बड़ी चाबक दस्ती का मुजाहरा किया। वो उनकी डिप्लोमेसी जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के साथ थी या अमेरिका के साथ थी या ख़ुद जो है खलीजी रियासतों के साथ थी और बिलाखिर जो उसकी जो रूस के साथ थी, जिस किस्म की उसने यगानगत पैदा की, जिस किस्म की मैसेजिंग वहाँ से करवाई, तो इस सब में जो है ईरान बरतर रहा। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो आखिरी घंटे हैं जंग के, जब जंगबंदी हुई तो उस वक्त हमने देखा कि ईरान जैसे शतरंज में कोई चाल चल रहा होता है। उसने पहले जो अपनी पार्लियामेंट से मंजूर करवाया कि आबनाए हरमूज़ को बंद किया जाएगा, लेकिन उसे बंद नहीं किया ताकि सारी दुनिया जो है नफ़ा नुकसान अपना देख ले। और इसी तरीके से जब उसने कतर के ऊपर हमला किया, कोई यहाँ खलीज फ़ारस में और उसके बाद जो दूसरे ये जो मशरक़ वस्ता के तूल अर्ज़ में अमेरिका के 19 के करीब अड्डे हैं, एक अड्डे को निशाना बनाया, लेकिन उसमें कतर को भी ख़बरदार कर दिया, अमेरिका को भी ख़बरदार कर दिया। यानी मतलब ये कि उन्होंने ये कहा कि हमारी पहुंच कहाँ कहाँ तक है और इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप जो है नफ़ा नुकसान की कैलकुलस के ऊपर इसे देख लें। तो मैं समझता हूँ कि और उसके मुकाबले में आप देखें इसराइल जो है सटपटाया हुआ, उसकी ये जो एक मिथ थी कि वो नाकाबिले तस्खीर कला है, वो मिथ मिसमार हो गई। अमेरिका जंग में कूदा और फिर जो है जंग से पीछे हट गया। अमेरिका ने जो है एक तरफ जो है जंग में एक हलीफ का किरदार अदा किया और फरीक का किरदार अदा किया, दूसरी तरफ वो सालिस बन के उभरा और इसमें उसके मुकाबले में ईरान की जो समत भी दुरुस्त रही और उसकी मनसूबाबंदी भी बहुत ही हमाजहत थी। अब इसमें ब्रिगेडियर मसूद, जो जिस तरह एम्बेसडर मसूद खान बात कर रहे हैं कि ये तो लेसन अब सारी दुनिया में हर मुल्क इंटरनलाइज करेगा कि अगर हमें कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है तो उससे निपटना हमें खुद ही होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल फेल हो गया है, विच मीन्स कि नाउ देयर विल बी अ ग्रेटर पुश के जो अल्टीमेट गारंटर ऑफ सेफ्टी है वो तो न्यूक्लियर वेपन है। तो न सिर्फ ये कि अब ईरान जो है वो कोशिश करेगा कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन वो हासिल करे, बल्कि शायद दुनिया में हर वो मुल्क जिसको खतरा है वो कम से कम 2 बार सोचेगा जरूर कि मुझे भी शायद अब उस तरफ जाना हो। तो जो नॉन प्रोलिफरेशन की जो एक पूरा एक कहानी चल रही है दिहाइयों से, वो तो फिर अब खत्म होती नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें जिस कंसेप्ट से, जिस तरीके से अभी इन्होंने बात की है ईरान के ऊपर से जो सारे हमले हुए, इसके बाद से अब ईरान जो क्लेम किया अमेरिका ने कि वी हैव डिस्ट्रॉयड, ओब्लिटरेट कर दिया है, उन्होंने कहा कि नेतान्स को और फर्दों को। तो अब ईरान कह भी सकता है ना कि भाई आपने जब डिस्ट्रॉय कर दिया, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आज इंटरव्यू में कहा कि उनके पास अब कैपेबिलिटी नहीं और हम उनको करने भी नहीं देंगे।
सो वो कह सकता था कि आई एम लिविंग एनपीटी से मैं निकल रहा हूँ, लाइक नॉर्थ कोरिया है, इसके बाद वो परसू कर सकते हैं इसको, न्यूक्लियर जो आगे एम्बिशन है उसको कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस किस्म की डेवलपमेंट हुई है, और इसमें देखें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी इसमें डबल स्टैंडर्ड सामने आए हैं। जिस तरह उन्होंने एक स्टेज सेट किया, इनिशियली हमने देखा कि उन्होंने कहा कि 60% इन्वेस्ट किया है, एंड देन सेट कि दे हैव डिस्कवर्ड 2 एडिशनल साइट यहाँ पे यूरेनियम इनरिच हो रही थी। तो उससे ये एक मैसेजिंग हुई, और देखे ना ये रेजोल्यूशन वाल से मूव की थी अमेरिका ने, और मेजॉरिटी ने इसको पास कर दिया था, और उसको बेस करके सब्सिक्वेंटली इजराइलीज ने अटैक्स स्टार्ट कर दिए थे। सो ईरान के पास अभी ये अथॉरिटी है, और विद दी जो अब जो कंक्लूड हुआ है उसमें एक ईरान पोजीशन और स्ट्रेंथ पे है, और जिसमें अब वो कह भी सकता है मैं एनपीटी से भी निकल सकता हूँ, और इसके साथ वो बहुत चीजें इसमें रख सकता है। वो कह सकता है कि चाइना और रशिया भी इसमें साथ बैठे। पहले तो देखे प्रॉब्ली इट वाज 3 कंट्री, यूके और इसका जर्मनी और फ्रांस थे। अब वो पूरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कहेगा कि इसमें एज ए गारंटर के तौर पर यहाँ पे बैठे। लेकिन ओवरऑल हम देखें कि इनविंसिबिलिटी जो इजराइल की थी वो वो चुकी है। और आप देखें 7 अक्टूबर को भी हमास ने भी इनके साथ यही किया था, उस वक्त भी यही हुआ था, और ईरान ने उससे तो बढ़ के किया है। और देखें मैं समझता हूं कि इजराइल की इसमें बिल्कुल शिकस्त हुई है, हार हुई है, क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर सके। फाइनली दे ड्रैग अमेरिका इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, और अमेरिका से कहा गया कि आप फर्दो और नितान्स पे जाएं, GBU-57 को यूज करें, तो उनसे हो नहीं रहा था। वरना उसके बगैर ना होता ये। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।